नमस्कार। आज हम भारत सरकार के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की गहराई में उतरेंगे, नमामि गंगे। नमस्कार। और ये सिर्फ एक नदी की सफाई का प्रोजेक्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो लार्ज स्केल गवर्नेंस, एनवायरमेंटल रेस्टोरेशन और पब्लिक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन को समझने के लिए एक बेहतरीन केस स्टडी है। और शायद भारत में पब्लिक पॉलिसी का इससे बड़ा और जटिल उदाहरण मिलना मुश्किल है। ये एक ऐसा विषय है जहां मतलब इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और करोड़ों लोगों की आस्था सब एक साथ आकर मिलते हैं। बिल्कुल। और इस जटिलता को समझने के लिए हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं। एक तरफ सरकार की प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की रिलीज है, जो प्रगति का ब्यौरा देती है। दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है, जो इसे एक वैश्विक नजरिए से देखती है। और एक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी CAG की ऑडिट रिपोर्ट भी है। और वो रिपोर्ट कार्यक्रम के शुरुआती सालों का एक बहुत ही क्रिटिकल एनालिसिस करती है। सही। और दृष्टिकोणों का यही मिश्रण इस विश्लेषण को दिलचस्प बनाता है। हम सिर्फ एक तरफ की कहानी पर निर्भर नहीं है। हमारे पास सरकारी आंकड़े हैं, एक बाहरी ऑडिट है जो शुरुआती कमियों को बताता है, और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी है। तो आज हमारा मकसद है इन सभी स्रोतों को मिलाकर ये समझना कि नमामि गंगे कार्यक्रम के उद्देश्य क्या थे, इसे कागज पर कैसे डिजाइन किया गया और जमीन पर उतारने में क्या चुनौतियां आईं। और फिर उन चुनौतियों से सीखते हुए आखिरकार क्या परिणाम हासिल हुए। चलिए इसकी पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। जरूर, शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले बुनियादी बातों से शुरू करते हैं। आखिर गंगा नदी के लिए इतने बड़े कार्यक्रम की जरूरत क्यों पड़ी? मतलब दशकों से गंगा एक्शन प्लान जैसे प्रयास तो चल ही रहे थे, फिर ऐसा क्या अलग था कि एक नए मिशन की जरूरत पड़ गई? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, पुराने प्रयास असफल नहीं थे, लेकिन वो एक तरह से अधूरे थे। समय के साथ समस्या का जो पैमाना था वो बहुत बड़ा हो गया था। स्रोत बताते हैं कि गंगा नदी के डिग्रेडेशन के कई कारण थे जो और गंभीर होते गए। बढ़ती आबादी, अनियंत्रित इंडस्ट्रियलाइजेशन और सिंचाई के लिए पानी का बहुत ज्यादा उपयोग, ये सब नदी के नेचुरल फ्लो पर भारी दबाव डाल रहे थे। और हमारे पास जो UN की रिपोर्ट है वो तो क्लाइमेट चेंज को भी एक गंभीर खतरा बताती है। हाँ, और वो एक ऐसा फैक्टर है जो समस्या को और कई गुना जटिल बना देता है। लेकिन अगर हम जमीनी हकीकत को आंकड़ों में देखें तो तस्वीर और भी साफ होती है। अच्छा। एक राज्यसभा दस्तावेज के अनुसार सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी CPCB उसने 5 मुख्य राज्यों में उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में 764 ऐसी इंडस्ट्रीज की पहचान की थी जिन्हें ग्रॉसली पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज की श्रेणी में रखा गया। 764। एक मिनट के लिए इस आंकड़े के बारे में सोचते हैं। ये सिर्फ बड़ी इंडस्ट्रीज हैं। सही बात है, छोटी मोटी तो गिनी भी नहीं गई। और चिंताजनक बात यह है कि ये 764 इंडस्ट्रीज मिलकर लगभग 500 MLD यानी 50 करोड़ लीटर। हाँ, 50 करोड़ लीटर जहरीला वेस्ट वाटर रोजाना सीधे नदी में छोड़ रही थी। हर रोज? हर रोज। इसकी कल्पना करना, अरबों लीटर अनट्रीटेड सीवेज तो था ही, तो समस्या बहुआयामी और बहुत विशाल थी। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी और बहुआयामी समस्या से निपटने के लिए नमामि गंगे को किस तरह से डिजाइन किया गया? इसका अप्रोच पिछले कार्यक्रमों से अलग कैसे था? देखिए, इसका जवाब एक शब्द में है, इंटीग्रेटेड। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव और इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन है। इंटीग्रेटेड मतलब पहले के प्रयासों के विपरीत इसमें नदी को अलग अलग हिस्सों में नहीं, बल्कि सोर्स से लेकर सी तक एक पूरे रिवर बेसिन के रूप में देखा गया। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। और ये वैचारिक बदलाव आया कहाँ से? क्या इसकी कोई एकेडमिक नींव थी? बिल्कुल, और यही इस कार्यक्रम की एक और खासियत है। इसकी नींव 7 IITs के एक कंसोर्टियम द्वारा तैयार की गई गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट प्लान 2015 पर रखी गई थी। GRBMP 2015। जी। ये एक बहुत ही विस्तृत वैज्ञानिक दस्तावेज था। इसी रिपोर्ट में पहली बार गंगा की होलसमनेस या समग्रता का कॉन्सेप्ट दिया गया और उसे हासिल करने के लिए 8 मिशन सुझाए गए। और उन्हीं 8 मिशन में से 2 सबसे ज्यादा चर्चित हुए, अविरल धारा और निर्मल धारा। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये तो एक पूरी फिलॉसफी लगते हैं। सही कहा। निर्मल धारा का मतलब तो साफ है, अनपोल्यूटेड फ्लो यानी प्रदूषण मुक्त प्रवाह। इस पर तो पहले भी काम हुआ था। हाँ। लेकिन अविरल धारा, अनइंटरप्टेड फ्लो यानी अबाधित प्राकृतिक प्रवाह का विचार, वो क्रांतिकारी था। इसका मतलब ये हुआ कि नदी का स्वास्थ्य सिर्फ पानी की सफाई से नहीं, बल्कि उसके प्राकृतिक बहाव को बनाए रखने से भी जुड़ा है। एग्जैक्टली।
तो इस इंटीग्रेटेड प्लान के कई मुख्य इंटरवेंशन एरियाज थे। पहला और सबसे बड़ा फोकस था वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, जिसमें नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स यानी एसटीपीज बनाना और पुराने को ठीक करना शामिल था। ठीक है। तीसरा, रिवर फ्रंट मैनेजमेंट, जैसे घाटों और शमशानों का विकास, ताकि धार्मिक गतिविधियां नदी को प्रदूषित न करे। और इसके अलावा एफॉरेस्टेशन और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन भी इसके महत्वपूर्ण अंग थे। और इन सबके केंद्र में एक और महत्वपूर्ण बात थी, पब्लिक पार्टिसिपेशन। हाँ, जन भागीदारी, क्योंकि ये समझा गया कि बिना लोगों को जोड़े कोई भी सरकारी कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। इसे एक जन आंदोलन बनाने का लक्ष्य था। तो इतने बड़े और व्यापक प्लान के लिए जाहिर है एक बहुत बड़ा बजट भी चाहिए होगा। इसके फाइनेंशियल्स कैसे थे? हाँ, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब 100% फंडिंग केंद्र सरकार से आती है। कार्यक्रम को जून 2014 में शुरू में 2021 तक के लिए 20,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ लॉन्च किया गया था। और उसके बाद भी इसे जारी रखा गया। हाँ, कार्यक्रम की जरूरत को देखते हुए सरकार ने नमामि गंगे मिशन 2 को 2026 तक के लिए 22,500 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट के साथ मंजूरी दी। मतलब ये फाइनेंशियल कमिटमेंट दिखाता है कि ये कोई शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट नहीं है। बिल्कुल, एक लॉन्ग टर्म विजन है। और ये पैसा जमीन पर पहुंचता कैसे है? प्रोजेक्ट्स कैसे चलाए जाते हैं? केंद्र सरकार नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा यानी एनएमसीजी को फंड जारी करती है। एनएमसीजी, जो कि इसकी सेंट्रल एजेंसी है। हाँ, फिर एनएमसीजी ये फंड राज्यों में मौजूद स्टेट मिशंस फॉर क्लीन गंगा और अन्य एजेंसियों को देती है। जनवरी 2023 तक के आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा फंड उत्तर प्रदेश को मिला, फिर बिहार और पश्चिम बंगाल को। जो कि मेक सेंस करता है क्योंकि गंगा का सबसे बड़ा हिस्सा इन्हीं राज्यों में है। सही। अच्छा, एसटीपीज के साथ हमेशा से एक ही मुश्किल रही है। उन्हें बनाना एक बात है, पर सालों साल चलाना और मेंटेन करना बिल्कुल दूसरी। क्या नमामि गंगे में इस समस्या का कोई समाधान सोचा गया? बिल्कुल, और शायद यही इस कार्यक्रम के सबसे बड़े प्रैक्टिकल इनोवेशंस में से एक है। इसी समस्या से निपटने के लिए एक नया मॉडल अपनाया गया, हाइब्रिड एन्युटी बेस्ड पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, जिसे हैम भी कहते हैं। जी, हैम मॉडल। ये काम कैसे करता है? ये बहुत दिलचस्प है। इसमें सरकार प्राइवेट कंपनी को एसटीपी बनाने के लिए तुरंत 100% पैसा नहीं देती। कंस्ट्रक्शन के दौरान लगभग 40% पैसा दिया जाता है। ओके। और बाकी 60% पैसा अगले 15 सालों में किश्तों में दिया जाता है, वो भी प्लांट के परफॉर्मेंस के आधार पर। ओह, यानी अगर प्राइवेट कंपनी प्लांट को तय मानकों के हिसाब से ठीक से नहीं चलाएगी तो उसका पेमेंट रुक जाएगा। सही पकड़ा। ये तो एक तरह से परफॉर्मेंस की गारंटी बन जाता है। बिल्कुल। इससे लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी दोनों सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है, जो पहले के प्रयासों में अक्सर नदारद थी। अब यहाँ पर कहानी का सबसे अहम हिस्सा आता है। कागज पर तो सब कुछ बेहतरीन लग रहा था, आईआईटीज का प्लान, 20,000 करोड़ का बजट, हैम जैसा मॉडल। लेकिन जमीनी हकीकत क्या थी? हमारे पास 2017 की एक सीएजी रिपोर्ट है और ये समझना जरूरी है कि उन शुरुआती मुश्किलों के बिना शायद बाद की सफलताएं भी ना मिलती। आपने बिल्कुल सही कहा। 2017 की सीएजी रिपोर्ट एक रियलिटी चेक की तरह थी। उसने कार्यक्रम के शुरुआती दौर यानी 2014 से 2017 तक का एक बहुत ही आलोचनात्मक मूल्यांकन किया और कई गंभीर मुद्दे उठाए। सबसे पहले फाइनेंसेस की ही बात करते हैं। रिपोर्ट ने क्या कहा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चुनौती थी। सीएजी ने पाया कि फंड का बहुत कम इस्तेमाल हो रहा था। कम इस्तेमाल? हाँ, कुछ राज्यों में तो आवंटित फंड का केवल 8% ही खर्च हुआ था और कुल मिलाकर भी ये 63% से ज्यादा नहीं था। मतलब 2014 से 2017 के बीच लगभग 2,134 करोड़ रुपए एनएमसीजी के पास बैंक में बिना इस्तेमाल के पड़े थे। ये तो बड़ी अजीब बात है। एक तरफ इतना बड़ा बजट और दूसरी तरफ सीएजी कह रही है कि पैसा खर्च ही नहीं हो पा रहा था। इसकी वजह क्या थी? इसकी कई वजहें थी। एक बड़ी वजह थी प्रोजेक्ट प्लानिंग में देरी। डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स मतलब डीपीआरस, उनको मंजूरी देने में बहुत समय लग रहा था। फिर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन भी एक बड़ा मुद्दा था। जमीन अधिग्रहण में देरी, जरूरी इजाजतें मिलने में देरी और कॉन्ट्रैक्टर्स के धीमे काम के कारण एसटीपीज में काफी देरी हो रही थी। और क्या जमीनी स्तर पर इस सब काम को संभालने के लिए पर्याप्त लोग थे? ये एक और बहुत बड़ी समस्या थी जिसे सीएजी ने उजागर किया। ह्यूमन रिसोर्सेज की भारी कमी थी। अच्छा। केंद्रीय स्तर पर एनएमसीजी में 44% से 65% तक पद खाली थे और राज्यों में जो स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट ग्रुप्स यानी एसपीएमजीज हैं, हाँ, वहां तो हालत और भी खराब थी। कुछ राज्यों में ये कमी 89% तक थी। 88%?
इसका मतलब है कि जहां 10 लोगों की जरूरत थी वहां सिर्फ एक व्यक्ति काम कर रहा था। जी हाँ, इतने कम लोगों के साथ इतने बड़े कार्यक्रम को लागू करना तो लगभग असंभव है। तो सीएजी रिपोर्ट का सार ये था कि शुरुआती दौर में इरादे और हकीकत के बीच बड़े इम्प्लीमेंटेशन गैप्स थे। बिल्कुल। प्लानिंग, फाइनेंस और ह्यूमन रिसोर्स तीनों ही स्तर पर गंभीर बाधाएं थी। ये रिपोर्ट एक तरह से सिस्टम के लिए एक वेकअप कॉल थी। वो सीएजी रिपोर्ट 2017 की थी। उसमें शुरुआती 3 सालों की तस्वीर दिखाई। अब हमारे पास 2022-23 का हालिया डेटा भी है। वो इसके प्रभाव के बारे में क्या बताता है? क्या उन शुरुआती बाधाओं को दूर किया जा सका? यहीं आकर ये विश्लेषण और भी गहरा हो जाता है। बाद के डेटा में काफी सुधार दिखता है। ये दिखाता है कि शायद शुरुआती आलोचनाओं पर ध्यान दिया गया और कोर्स करेक्शन किया गया। अच्छा। 2023 की प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी की रिलीज अब पानी की गुणवत्ता में हुए सुधार को साफ तौर पर दिखाती है। और ये सिर्फ धारणा नहीं बल्कि वैज्ञानिक मापदंडों पर आधारित है। कौन से मापदंड हैं ये और वे क्या बताते हैं? 3 मुख्य मापदंडों पर ध्यान दिया गया। पहला, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन या डीओ, जो नदी के जलीय जीवन के लिए जरूरी ऑक्सीजन है। सही। पानी में जितनी ज्यादा ऑक्सीजन, नदी उतनी ही स्वस्थ। 2014 की तुलना में 2022 में मॉनिटर की गई 33 जगहों पर डीओ का स्तर बेहतर हुआ या संतोषजनक पाया गया। ये तो एक सकारात्मक संकेत है। और प्रदूषण के सूचक, उसके लिए 2 मुख्य मापदंड हैं। पहला, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी बीओडी, जो ऑर्गेनिक पोल्यूशन का सूचक है। इसका स्तर कम होना चाहिए। हाँ, जितना कम हो पानी उतना साफ। 2014 की तुलना में 2022 में 41 जगहों पर बीओडी का स्तर बेहतर हुआ। और तीसरा, फेकल कॉलिफॉर्म्स या एफसी, जो सीवेज से होने वाले प्रदूषण का सबसे बड़ा सूचक है। बिल्कुल, इसका स्तर 28 जगहों पर बेहतर हुआ। ये तो वाकई एक ठोस सुधार है जो डेटा पर आधारित है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जो एसटीपीज देर से ही सही पर बने और चालू हुए, उनका असर अब पानी की क्वालिटी पर दिखने लगा है। हाँ, और शायद सबसे बड़ी उपलब्धि है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिली मान्यता। दिसंबर 2022 में यूनाइटेड नेशंस ने नमामि गंगे को दुनिया के टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप्स में से एक के रूप में मान्यता दी। ये एक बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि दुनिया मान रही है कि भारत एक बहुत ही जटिल इकोसिस्टम को पुनर्जीवित करने के लिए सही दिशा में काम कर रहा है। ये एक बहुत बड़ी वैश्विक सराहना है। यूएन ने इस बात पर भी जोर दिया है कि यह कार्यक्रम सिर्फ पानी की सफाई तक सीमित नहीं है। और क्या देख रहे हैं वो? यह रिवर डॉल्फिन, सॉफ्ट शेल टर्टल और हिल्सा मछली जैसे जीवों को पुनर्जीवित करने पर ध्यान दे रहा है। साथ ही 2030 तक 1,35,000 हेक्टेयर जंगल को रिस्टोर करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी रखता है। तो यह एक होलिस्टिक रेस्टोरेशन का प्रयास है। तो इसका कुल मतलब क्या निकलता है? हमने कार्यक्रम का विजन देखा, आईआईटीज की रिपोर्ट पर आधारित। हमने उसका प्लान देखा जो इंटीग्रेटेड था। फिर हमने सीएजी द्वारा बताई गई शुरुआती चुनौतियां देखी, जैसे फंड का इस्तेमाल न होना और स्टाफ की कमी। और अंत में हमने हाल के सकारात्मक परिणाम देखे, पानी की गुणवत्ता में सुधार और यूएन द्वारा दी गई अंतर्राष्ट्रीय मान्यता। यह एक लार्ज पब्लिक पॉलिसी प्रोग्राम की एक क्लासिक केस स्टडी है। यह दिखाता है कि कैसे एक बड़ा कार्यक्रम एक मजबूत प्लानिंग से शुरू होता है, फिर शुरुआती बाधाओं और इम्प्लीमेंटेशन की मुश्किलों से गुजरता है, और फिर उन आलोचनाओं से सीखते हुए कोर्स करेक्शन करके मापने योग्य परिणाम हासिल करता है। अगर इससे कुछ सीखने वाले सबक निकालने हो तो वो क्या होंगे? सबसे बड़ा सबक है पर्सिवरेंस और अडेप्टेबिलिटी का। ऐसे विशाल कार्यक्रमों में तुरंत परिणाम नहीं मिलते। सही। ये सस्टेन्ड एफर्ट, मजबूत फाइनेंशियल बैकिंग और एक मल्टी ब्रॉन्ग्ड स्ट्रैटेजी के महत्व को दिखाता है। और ये भी कि इंडिपेंडेंट ऑडिट्स जैसे सीएजी की रिपोर्ट कितनी जरूरी होती हैं। वे कड़वी सच्चाई बताकर सिस्टम को सुधार करने के लिए मजबूर करती हैं। चलिए श्रोता को एक अंतिम विचार के साथ छोड़ते हैं जिस पर वे और सोच सकें। जरूर। हमने एसटीपीज, वनीकरण और जन भागीदारी की बात की, और आईआईटी रिपोर्ट में अविरल धारा और निर्मल धारा का जिक्र है। हाँ। ये आगे सोचने के लिए एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या किसी नदी को केवल उसका पानी साफ करके यानी निर्मल धारा हासिल करके पूरी तरह से पुनर्जीवित किया जा सकता है? मतलब निर्मल धारा की दिशा में तो प्रगति हुई है। हाँ, महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, लेकिन अविरल धारा की चुनौती अभी भी एक बड़े सवाल के रूप में हमारे सामने खड़ी है। देखते हैं आगे क्या होता है। We will see you again on CTR.